ब्रह्मांड ब्रह्मांड फिजिक्स यानी भौतिकी का पार्ट 6। हमारी पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, जिसमें पृथ्वी एक बहुत छोटी कणिका मात्र है, ब्रह्मांड यूनिवर्स कहते हैं। विश्व में 10⁻11 आकाश गंगाएं हैं। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गुने 3.1536 गुने 10⁻7 सेकंड। इसे गुना करने के बाद 9.460 गुने 10⁻15 मीटर आता है, और इसे किलोमीटर में बदलने पर 9.460 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है लगभग। नोट: एक वर्ष में सेकेंडों की संख्या 365 गुने 24 गुने 60 गुने 60 बराबर 3,15,36,000 सेकंड होता है। इसे वैज्ञानिक तरीका से लिखने का ये तरीका है 3.1536 गुने 10⁻7 सेकंड। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसकी दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है 4.3 प्रकाश वर्ष है। सबसे चमकीला तारा साइरस की दूरी पृथ्वी से 8.7 प्रकाश वर्ष है। खगोलीय दूरी का एक दूसरा मात्रक पार्सेक होता है। एक पार्सेक बराबर 3.084 गुने 10⁻13 किलोमीटर यानी 3.26 प्रकाश वर्ष लगभग। एक अन्य प्रचलित मात्रक खगोलीय मात्रक AU भी है। एक AU बराबर 1.496 गुने 10⁻11 मीटर यानी 1.496 इंटू यानी गुने 10⁻8 किलोमीटर। एक AU बराबर एक खगोलीय मात्रक बराबर 6.324 गुने 10⁻4 प्रकाश वर्ष होता है। अंतरिक्ष में पहला कदम 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में रखा गया था। सर्वप्रथम सोवियत यूनियन के कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम का अंतरिक्ष में विमोचन किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भूतपूर्व सोवियत यूनियन का अनुकरण करते हुए अंतरिक्ष यान एक्सलरोटर का प्रमोशन किया। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव सोवियत यूनियन का यूरी गागरिन था। इसने पृथ्वी का परिक्रमा 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को किया था। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव 1961 में रखी गई। प्रथम भारतीय रॉकेट RH-75 का प्रमोशन सन 1967 में थुम्बा से किया गया था। 20 मई 1992 को सर्वाधिक उपग्रह प्रमोशन वाहन ASLV का प्रमोशन कर भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रवेश कर खगोल हमारे ब्रह्मांड का जन्म काल आज से करीब 15 गुना 10⁻9 यानी 15 अरब वर्ष पहले मानते हैं। यदि हम आज से करीब 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की कल्पना करें तो यह सिकुड़ कर बिंदुतः हो जाएगा। अतः खगोल इस बात पर सहमत है कि भूतकाल में किसी एक समय कोई घटना अवश्य हुई होगी, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड निरंतर प्रसार में है। इस घटना को बिग बैंग अर्थात विशाल धमाका कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है। इसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी को सूर्य से प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान लगभग 4 × 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वह लगातार 1000 करोड़ वर्ष इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। वह तारा जो प्रचक्रण करता हुआ रेडियो तरंगे उत्पन्न करता है, वह न्यूट्रॉन तारा पल्सर तारा कहलाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कुछ सफल कार्यक्रम। उपग्रह के नाम और विमोचन का वर्ष। आर्यभट्ट का विमोचन किया गया 19 अप्रैल 1975 को। भास्कर उपग्रह का विमोचन हुआ 7 जून 1979 को।
INSAT IB का विमोचन किया गया 30 अगस्त 1983 ईस्वी को। रोहिणी उपग्रह का विमोचन किया गया 18 जुलाई 1980 को। INSAT IC का उपग्रह का विमोचन किया गया 23 जुलाई 1988 ईस्वी को। IRSA का विमोचन किया गया 17 मार्च 1988 ईस्वी को। INSAT ID का विमोचन किया गया जून 1990 को। IRS-1IB का विमोचन किया गया 29 अगस्त 1991 को। सरोज सी उपग्रह का विमोचन किया गया 10 जुलाई 1992 को। INSAT 2A का विमोचन किया गया 10 जुलाई 1992 को। INSAT 2B उपग्रह का विमोचन किया गया 6 अगस्त 1993 को। नाभिकीय ऊर्जा कृत्रिम नाभिकीय विघटन वह घटना जिसमें किसी अस्थायी नाभिक के परमाणु को उत्सर्जित कण से संघटक कराकर किसी दूसरे परमाणु में बदला जाता है, कृत्रिम नाभिकीय विघटन कहलाती है। इस घटना के फलस्वरूप रदरफोर्ड ने सन 1919 में फोटॉन तथा चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की, जिनके संगत समीकरण क्रमशः निम्नलिखित है। नंबर ए, नाइट्रोजन N714+ अल्फा कण He24 से समीकरण कराने पर ऑक्सीजन 870+ प्रोटॉन H1 बनता है। नंबर बी, बेरिलियम Be49+ हीलियम अल्फा कण He24 समीकरण कार्बन C612 और न्यूट्रॉन N01। नंबर 2, नाभिक का संगठन किसी तत्व के नाभिक को सामान्य सूत्र XZA से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ X उस तत्व के रासायनिक संकेत का प्रतीक है। Z तथा A क्रमशः तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या है। Z परमाणु क्रमांक है और A परमाणु संख्या है को व्यक्त करते हैं। इस नाभिक में उपस्थित नंबर 1 प्रोटॉन की संख्या Z, न्यूट्रॉन की संख्या A-Z तथा कुल न्यूक्लियोनों यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A होता है। विशेष किसी तत्व के नाभिक के चारों ओर परमाणु के शेष खोखले भाग में विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर Z, अर्थात इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। उदाहरण के लिए सोडियम नाभिक का संकेत Na1123 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 11 तथा द्रव्यमान संख्या A बराबर 23 होता है। अतः इन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z बराबर 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z बराबर यानी 23 - 11 बराबर 12, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, ये दोनों में माइनस करके सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z बराबर 11 है। नंबर 3, नाभिक की त्रिज्या, आकृति तथा घनत्व। A त्रिज्या R बराबर R0 इंटू A पर पावर 1/3, जहाँ R0 एक समानुपाती नियतांक है। प्रयोग द्वारा जिसका मान 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर प्राप्त हुआ। चूंकि A का मान भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, अतः विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों की त्रिज्या भी भिन्न भिन्न होती है। नाभिकीय त्रिज्याओं के मान को व्यक्त करने के लिए प्रायः फर्मी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जहाँ एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर है। फर्मी को संकेत F से व्यक्त करते हैं, यानी एक फर्मी 1F बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। नंबर बी, आकृति शेप। समानता नाभिकों को गोलाकार माना जाता है। कुछ नाभिकों का इस गोलीयपन से विचलन पाया जाता है, जिसका मान लगभग 10% होता है। घनत्व डेंसिटी रो बराबर 3m/4πr03, जहाँ m एक न्यूक्लियॉन का औसत द्रव्यमान m/A है, जिसमें m
नाभिक का द्रव्यमान तथा ए द्रव्यमान संख्या है। नंबर 4 नाभिकों का वर्गीकरण। नंबर 1 समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक। इनके परमाणु क्रमांक Z समान तथा द्रव्यमान संख्या ए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण आप देख लीजिए। नंबर 2 समभारिक। इसके परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या ए समान होते हैं। उदाहरण आप इसे देख लें। समन्यूट्रॉनिक। इसके परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या ए दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु A - Z का मान समान होता है। उदाहरण आप देख लें। नंबर 5 न्यूट्रॉन का क्षय। नाभिक से बाहर न्यूट्रॉन मुक्त अवस्था में अस्थायी नहीं रह पाता तथा यह निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार प्रोटॉन में बदल जाता है, जिसके साथ एक बीटा कण इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉनों उत्सर्जित करता है। उदाहरण आप खुद ही देख लें। रेडियोएक्टिव डीके वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें रेडियोएक्टिव विकिरण अल्फा तथा बीटा कण तथा गामा किरणें किसी रेडियोएक्टिव परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होती है, रेडियोएक्टिव क्षय कहलाती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप परमाणु का भार तथा क्रमांक दोनों बदल जाते हैं तथा नए तत्व के परमाणु का जन्म होता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि इस क्रिया के फलस्वरूप कोई अस्थायी परमाणु जो रेडियोएक्टिव न हो प्राप्त नहीं हो पाता, जब तक प्राप्त नहीं हो जाता। रेडियोएक्टिव क्षय संबंधित रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी क्षण रेडियोएक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः यदि प्रारंभ में T बराबर 0 पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या N0 हो तथा T समय बाद संख्या रेडियोएक्टिव क्षय के फलस्वरूप घटकर N रह गई हो तो उपयुक्त नियम को गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। N बराबर N0 e पर पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ लैम्डा क्षय नियतांक है वहीं e चर घातांकीय आधार है। नंबर 8 रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। यह भी रेडियोएक्टिव पदार्थ में बचे हुए परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः सक्रियता के पदों में सूत्र N बराबर N0 e पर पावर माइनस लैम्डा टी का रूप R बराबर R0 e पर पावर माइनस लैम्डा टी होता है, जहाँ R0 प्रारंभिक सक्रियता तथा R बराबर क्षण T पर सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है तथा एक क्यूरी बराबर 3 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड है। इसके अन्य छोटे मात्रक 1 मिली क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻7 विघटन सेकंड होता है तथा एक माइक्रो क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁴ विघटन सेकंड होता है। इसका एक अन्य मात्रक रदरफोर्ड भी होता है तथा एक रदरफोर्ड बराबर 10⁶ विघटन प्रति सेकंड है। नंबर 9 अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ ईयर या हाफ लाइफ टाइम वह समय जिसके अंतर्गत कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ रेडियोएक्टिव क्षय के फलस्वरूप अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस पदार्थ का अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसको T से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक समय के मात्रक होते हैं। यदि T समय के अंतर्गत किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुओं की संख्या N हो तो नंबर 1 T बराबर N × T बराबर N बराबर T छोटी t बटे बड़ी T और बड़ी T बराबर छोटी t बटे N। नंबर 10 अर्थात यदि प्रारंभ में T बराबर 0 हो तो किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या N0 तथा N अर्ध आयु के पश्चात रेडियोएक्टिव क्षय के फलस्वरूप अवशेष
परमाणुओं की संख्या n हो तो n बराबर, ये उदाहरण है, इसे आप देख लें। और विशेष द्रव्यनाम के पदों के अनुरूप का सूत्र ये है, इसे देख लें। नंबर 11, अर्ध आयु काल तथा क्षय नियतांक में संबंध। t बराबर log e पर पावर 2 बटे लेमडा या t बराबर 0.6931 बटे लेमडा, लेमडा बराबर log e पर पावर 2 बटे t और लेमडा बराबर 0.6931 बटे t। मध्य आयु काल इसे साय बोलते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है, अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ का कौन सा नाभिक कब क्षय हो जाए यह निश्चित नहीं होता, अतः नाभिक का क्षय का समय शून्य से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। सभी नाभिकों की आयु औसत मध्य आयु काल कहलाता है। यह क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अर्थात मध्य आयु काल यानी साय बराबर 1 बटे लेमडा। नंबर 13, अर्ध आयु काल तथा मध्य आयु काल में संबंध। t बराबर 0.6931 साय या साय बराबर, इसी को बराबर करके मतलब नीचे कर दिया है। नंबर 14, रेडियो एक्टिव नाभिक से रेडियो एक्टिव विकिरणों का उत्सर्जन। नंबर 1, अल्फा कणों का उत्सर्जन। मूल्य रेडियो एक्टिव नाभिक X से एक अल्फा कण उत्सर्जन के फलस्वरूप एक रूपांतरित नाभिक Y प्राप्त होता है। X की तुलना में Y का परमाणु क्रमांक 2 कम तथा द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है, अतः इस रूपांतरण को समान रूप से निम्नांकित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ये उदाहरण है, आप इसे खुद देख लें। नंबर 20, बीटा कणों का उत्सर्जन। मूल नाभिक X से एक बीटा कण का उत्सर्जन होने से एक रूपांतरित नाभिक Y प्राप्त होता है। X की तुलना में Y का परमाणु क्रमांक 1 से अधिक हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः इस रूपांतरण को समान रूप में निम्नांकित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। नंबर C, गामा किरणों का उत्सर्जन। रेडियो एक्टिव विघटन में एक अल्फा या एक बीटा कण के उत्सर्जन के पश्चात नाभिक उत्तेजित अवस्था में रह जाता है। रूपांतरित नाभिक की यह अवस्था एक गामा किरण उत्सर्जित करने के पश्चात समाप्त हो जाती है। इस प्रकार गामा किरण के उत्सर्जन से पूर्व प्रायः अल्फा या बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। गामा किरण उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, रेडियो एक्टिव क्षय संबंधित अभिक्रिया के समीकरण में बाईं ओर के परमाणु क्रमांकों का योग दाईं ओर के परमाणु क्रमांकों के योग के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार बाईं ओर के परमाणु द्रव्यमान का योग दाईं ओर के परमाणु द्रव्यमान संख्याओं के योग के बराबर होना चाहिए। नंबर 2, बीटा कण के उत्सर्जन के साथ एक अन्य कण एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, जिसका विराम द्रव्यमान तथा आवेश दोनों शून्य होते हैं। इसका संकेत भी वेक्टर होता है। नंबर 3, बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नाभिक मूल नाभिक का समभाजक होता है। नंबर 4, यदि किसी नाभिक अभिक्रिया में पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है तो इसके साथ एक अन्य कण न्यूट्रिनो भी निकलता है, इसका संकेत भी होता है। नंबर 5, कुछ कृत्रिम यानी कुछ आर्टिफिशियल नाभिकीय विघटनों में नाभिक से पॉजिट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। इस प्रक्रिया में एक प्रोटॉन, एक पॉजिट्रॉन तथा एक न्यूट्रिनो को नाभिक से निष्कासित करके स्वयं न्यूट्रॉन में बदल जाता है। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। यदि किसी वस्तु का विराम द्रव्यमान m0 हो तो उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा यानी E0 बराबर m0 × c², जहाँ c प्रकाश का वेग जिसका मान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार यदि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में डेल्टा m द्रव्यमान लुप्त हो जाए तो इसमें उत्पन्न ऊर्जा
E बराबर डेल्टा mc² होगा। नंबर 16 नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल, नाभिक के भीतर ऐसे बल कार्यशील रहते हैं जो कि न्यूक्लियोनों को परस्पर नाभिक में एक साथ बांधे रखते हैं। इस बलों को नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये बल आकर्षण बल है। ये ना तो विद्युत बल है और ना ही गुरुत्व बल है। ये बल अत्यंत प्रबल है। ये लघु परिसर बल है। नंबर 17 परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट या AMU। परमाणुओं, नाभिकों तथा मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। ऐसे द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए यह मात्रक चुना गया है। इसको निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कार्बन परमाणु C612 के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं। एक MU बराबर 1/12 कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। 1/12 यानी 12 ग्राम बटे N बराबर 1/N ग्राम, जहाँ N अवोगाद्रो संख्या जिसका मान 606.02 गुने 10⁻23 प्रति ग्राम मोल होता है। नंबर 1 AMU तथा ग्राम में संबंध। एक AMU बराबर 1.66 गुने 10⁻24 ग्राम होता है। नंबर 2 AMU तथा किलोग्राम में संबंध। एक AMU बराबर 1.66 गुने 10⁻27 किलोग्राम होता है। नंबर 3 एक MU द्रव्यमान के तुल्य। नंबर 1 AMU बराबर 1.49 गुने 10⁻10 जूल होता है। नंबर बी एक AMU बराबर 0.931 गुने 10⁻9 eV होता है। नंबर सी एक AMU बराबर 931 MeV होता है। नंबर 4 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। नंबर 18 द्रव्यमान शक्ति मास डिफेक्ट। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियोनों यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। यह द्रव्यमान अंतर ही द्रव्यमान शक्ति कहलाता है। द्रव्यमान शक्ति बराबर न्यूक्लियोनों के द्रव्यमानों का योग यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग माइनस नाभिक का द्रव्यमान। यदि किसी परमाणु X का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A हो तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z तथा न्यूट्रॉनों की संख्या A - Z होगी। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान MP, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn तथा नाभिक का द्रव्यमान Mn है तो द्रव्यमान शक्ति डेल M बराबर ZMP प्लस A - Z Mn माइनस Mn। नंबर 19 बंधन ऊर्जा बिंडिंग एनर्जी। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार द्रव्यमान शक्ति के तुल्य डेल E बराबर डेल mc² नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिक को इसके न्यूक्लियोनों, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन को तोड़ने पर इस ऊर्जा के बराबर ही बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियोनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। नंबर 20 नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा को उस नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों की संख्या A से भाग देने पर प्राप्त परिणाम नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियोनों की संख्या, अर्थात EB बराबर EB बटे A। किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है, नाभिक उतना ही अधिक अस्थायी होता है। विभिन्न परमाणुओं के नाभिक के स्थायित्व का अध्ययन करने के लिए इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या में एक वक्र खींचा जाता है। इस वक्र
को ही बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। नंबर 21 नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन। उस अभिक्रिया को जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर नाभिकों में टूटता है नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान विखंडित होने वाले नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर डेल mc² के अनुसार ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाती है। यह ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह अभिक्रिया ही नाभिकीय रिएक्टर तथा परमाणु बम का आधार है। इस प्रकार U9238 की विखंडन की यह अभिक्रिया निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। इसे खुद देखें। नंबर 1 यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन में लगभग 190 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का अधिकांश भाग विखंडन से प्राप्त खंडों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है तथा शेष इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा गामा किरणों ऊष्मा व प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। नंबर 2 विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक आकार वह न्यूनतम आकार है जो पदार्थ के में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विखंडनीय पदार्थ के क्रांति आकार के द्रव्यमान को क्रांति द्रव्यमान कहते हैं। नंबर 22 नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। नंबर 22 नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान परस्पर संयुक्त होने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है तथा यह द्रव्यमान क्षति अपार ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन में होने वाली क्षति विखंडन में होने वाली द्रव्यमान क्षति से कहीं अधिक होती है। उदाहरण के लिए भारी हाइड्रोजन के दो नाभिकों के संलयन में निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है। इस प्रकार प्राप्त ट्राइटियम का नाभिक पुनः भारी हाइड्रोजन के नाभिक से संलयित हो जाता है। यह हीलियम का नाभिक प्राप्त होता है तथा 17.6 MeV ऊर्जा मुक्त होता है। अतः उपयुक्त दोनों अभिक्रियाओं के परिणाम है कि ड्यूटेरियम संलयित होकर एक हीलियम नाभिक एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन बनाते हैं तथा 21.6 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। विशेष नंबर 1 तीन न्यूट्रॉनों की संलयन क्रिया की निम्नलिखित अभिक्रियाएं संभव है। ये खुद देख लें। नंबर 2 नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप व दाब आवश्यक है जो सूर्य पर ही उपलब्ध है। नंबर 23 सूर्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा का स्रोत। हल्के नाभिक हाइड्रोजन तथा हीलियम नाभिकों का संलयन ही इस ऊर्जा का स्रोत है। बेथे के अनुसार सूर्य पर निम्नलिखित दो प्रकार के नाभिकीय संलयन होते हैं। नंबर 1 प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, दूसरा कार्बन चक्र। अतः स्पष्ट है कि दोनों चक्रों की परिणामी अभिक्रिया निम्नलिखित होती है। इस गामा ऊर्जा का मान 24.7 MeV होता है तथा दो पॉजिट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन से विनाशित होकर 2 MeV ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अतः प्रत्येक पूरे चक्र में कुल 26.7 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य इस ऊर्जा को लगातार 4×10⁶ जूल प्रति सेकंड की दर से प्रकाश व ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित कर रहा है। अर्धचालक डायोड तथा ट्रांजिस्टर ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज फिजिक्स का वीडियो 6 खत्म हुआ। आज बहुत डिफिकल्ट वीडियो था।